So, welcome to my class, and I'm again today with exams around the corner. Anyway, and 15 December, I think 2021, and we have the term 1 paper, और ये है एक सैम्पल पेपर CBSE से जो कि टर्म 1 के 40 मार्क्स जहाँ से आपको मिल सकते हैं, और ये है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच. राइट, सो है तो 40 मार्क्स लेकिन क्वेश्चंस 50 हैं, 50 आउट ऑफ, और चॉइस भी होगी बीच में 60 क्वेश्चंस हैं. तो आपने देखना है जो भी आपको, देयर इज नो चॉइस एज सच बट जनरल, इट्स नॉट लाइक आइदर और. जैसे इसको 3 सेक्शंस में बांटा है, सेक्शन ए, बी एंड सी. ए में यू हैव 24 क्वेश्चंस और उसमें आपको उसमें से 20 करने हैं. सो बी वेरी केयरफुल, जैसे जैसे आप करते जाओगे मार्क करते जाना, या फिर जो आपने नहीं किए उसको क्रॉस कर देना जो आपको अच्छे से नहीं आते हो पहले. सेक्शन बी अगेन 24 क्वेश्चंस, आपने 20 क्वेश्चंस करने हैं. और सेक्शन सी जो कि सेक्शन है की स्टडी का, वहाँ पे 12 क्वेश्चंस हैं और आपने 10 क्वेश्चंस करने हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू, जस्ट डोंट एंड अप डूइंग ऑल द क्वेश्चंस एंड वेस्ट टाइम. आपको जब रीडिंग टाइम, जो जैसे जैसे आप देखोगे जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही हो, जहाँ पे आप बहुत श्योर नहीं हो, आप उसको छोड़ देना. बट पुट अ मार्क ओवर देयर कि ये आई कैन रीविजिट दिस, और आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एट ऑल. ये मेरे 4 में से हैं जो मैंने करने ही नहीं है. ये यू मेक श्योर अबाउट दिस. ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने. सो लेट मी जस्ट शो यू. ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, पहला क्वेश्चंस है जैसे सेक्शन ए दिया हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड. अगर आपको याद नहीं होगा या किसी ने बताना नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. The government can achieve its budget objective of redistribution of income by dash. Now you have to fill up the blank with correct alternative. अब देखना ये है ऑब्जेक्टिव क्या है. बजट एक ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो इन्होंने बोला कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं जो आप इससे फिल अप द ब्लैंक कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव देखना, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है. गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आप क्या डालोगे. पहला है मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू द डिजायर्ड लेवल, तो इससे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. सेकंड है इंक्रीजिंग द GDP ऑफ द इकोनॉमी, इससे भी रीडिस्ट्रीब्यूशन की तो बात नहीं आ रही है बिटवीन द रिच एंड द पुअर. आपके दिमाग में आना चाहिए. फिर थर्ड है ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर इट्स डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल. फिर इससे क्या होगा, कोई पुअर तो पुअर रिच नहीं हो जाएगा ना, या रिच तो पुअर नहीं होगा ना. और एक और लिखा हुआ है इन्होंने डी रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन, कि आपने जो टैक्सेस हैं वो उस तरह से आप सोच समझ के ले जाओगे जहां पे जो पुअर के हित में हो, प्रो पुअर हो डायरेक्शन. तो यही बनता है ना. तो आप इसको यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक में क्या करोगे कि द गवर्नमेंट कैन अचीव its budget objective of redistribution of income by rationalization of taxes in pro-poor direction. ठीक है, that's it. तो आपने इसको पूरा लिख देना, वहाँ पे मार्क कर देना और लिख देना. ओके,
Then you come to the second one. Balance of payments of an economy records dash for a fiscal year. तो आपने ये हो गया आपका पार्ट 1, ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका थर्ड चैप्टर, मतलब थर्ड है. उसमें फर्स्ट था आपका मनी एंड बैंकिंग, सेकंड बजट, ये बजट का क्वेश्चन था, और ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला जो क्वेश्चन है वो वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब आपने क्वेश्चन समझिए आपके, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स. आपको समझ में आना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या रिकॉर्ड करता है, लेकिन ब्लैंक आप यहां से फिलअप करोगे, ठीक है, फॉर अ फिस्कल ईयर. तो इसमें आपने देखना है, जस्ट लेट मी टेल यू बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है. आपके दिमाग में उस टाइम आना भी चाहिए कि आप एकदम सोचोगे कि ये एक स्टेटमेंट होता है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, वो जो रिकॉर्ड करता है ऑफ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर, अ पीरियड ऑफ टाइम. और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हैं क्या क्या होते हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको विजिबल आइटम्स कहते हैं, इनविजिबल आइटम्स होती हैं, फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं और कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं. तो ये होता है. तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट. और अगर करंट अकाउंट में पूछा गया उसमें क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. ये हो गया आपका करंट अकाउंट, ठीक है. तो अब क्वेश्चन देखो, लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेकंड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन अकाउंट इन एन इकोनॉमी, व्हाट डज इट रिकॉर्ड डैश फॉर अ फिस्कल ईयर. क्या रिकॉर्ड करता है. इसमें आपको उन्होंने भाई एक आपने चॉइस लेना है, क्या लोगे. पहला है जैसे दिया हुआ है income and expenditure of the government, inflow and outflow of funds of the government. ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट होता ही है, चलो ट्रेड में तो होता ही है, बट कहाँ हो रहा है. ये है इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, ये देख रहे हो आप, फॉरेन एक्सचेंज, ये जो आपका है फॉरेन एक्सचेंज. ये बात बनती है ना वही कि अगर आप टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी, दैट मीन आप ओपन इकोनॉमीज में हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे करोगे. हमने उसको फॉरेन एक्सचेंज के साथ हम यूज़ करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं. एंड इनफ्लो, लास्ट है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लोन्स टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सिर्फ लोन्स थोड़ी होता है. तो आपको समझ में आ जाएगा कि सी इज़ द करेक्ट आंसर. इज दैट राइट? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में है, लेट्स जस्ट सी, identify which of the following bank does not interact directly with the general public. Even without looking at the options, you know it is the Reserve Bank of India. Some questions you really know. तो आपको पता है, चलो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपने टिक कर दिया, दैट्स अ डी ऑप्शन. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. सो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में, identify which of the following is not an example of invisible item under current account of the balance of payment transactions. तो ये क्या है कि आप नॉट लिखा हुआ है. मैंने शुरू में जब इसको खुद पहले तो सॉल्व करना होता है ना, तो मैंने सीधा लिख दिया था. आई थॉट कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल में इनविजिबल आइटम में, फिर देखा कि सिर्फ मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजैक्शन है. ठीक है, सो नो,
दैट्स राइट, एक्चुअली दैट्स द करेक्ट आंसर एनीवेज. या तो एक बार और देखो कि जो भी मर्चेंडाइज लिंक ट्रांजैक्शन है ये क्या है, नॉट, ये इनविजिबल आइटम नहीं है ना भाई. इट्स नॉट एन इनविजिबल आइटम. Yeah, I thought invisible items, and I thought, okay, all three are like invisible items, or no, I was like a little confused. Then I saw the not. So while reading the question, जब आप पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन, एक एक शब्द बहुत क्लियरली और अपने आप को टाइम दे के पढ़ो ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो. सो वंस अगेन आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो फॉलोइंग में से कौन सा एग्जाम्पल है, इज नॉट एन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नहीं है इनविजिबल आइटम का. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इट इज. सो मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजैक्शंस, दैट्स गुड्स, दैट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब आ गए हम फिफ्थ क्वेश्चन में. फिफ्थ क्वेश्चन में है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स carefully and choose the correct alternative from the following. ये आपने देखना है. Now let's take the fifth question. Fifth question, अब ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स, कहानियाँ होती हैं, कनेक्टिव, प्रैक्टिकली दिखाना होता है कि पूछते हैं, स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, कोई स्टेटमेंट बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये होता है. अब देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली and choose the correct alternative from the following. ठीक है, स्टेटमेंट 1 लेते हैं. डीमोनेटाइजेशन जो है, demonetization was a step taken by the government of India in order to tackle the problem of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the Indian economy. ये सारी प्रॉब्लम के लिए उन्होंने कहा जी हमें डीमोनेटाइजेशन करना है. और स्टेटमेंट 2 था, है रादर, कि डीमोनेटाइजेशन हैज़ इंश्योर्ड इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो कह रहे हैं जी इससे improve the tax compliance in India over a period of time. तो ये स्टेटमेंट्स आपको देखने हैं. देखने में तो लगता है कि भाई वैसे तो दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं कि डीमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था ये हटाने के लिए, सही है. और डीमोनेटाइजेशन से बिल्कुल सही है कि टैक्स कंप्लायंस थोड़ा जो है वो सही हो जाएगा, सही है. तो आप बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये आप लिख सकते हो. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6. मिस्टर साक्षी, एन इकोनॉमिक्स टीचर, was explaining the concept of minimum percentage of the total deposits to be kept by any commercial bank with the central bank of the country as per norms and statute prevailing in the country. This is एक definition है, बस आपको आनी चाहिए. And I'm sure without even looking at it, you will know it is cash reserve ratio. अगर आपने मेरा पहला वीडियोस देखे होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैं पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने जस्ट टू मेक यू लर्न मैंने बताया था कि जब कैश रिजर्व सी है ना, कैश रिजर्व रेशो, दैट इज रेशो ऑफ जो परसेंटेज आप कमर्शियल सेंट्रल बैंक में रखता है, कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक में रखता है, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो खुद के पास रखता है. S is for self. That's how I taught. Just go back to my video and you can see that. So even without looking at the options, you know that it is the cash reserve ratio. Now let's just check.